नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। रामपुर से खबर है, जहां अब्दुल्ला आजम का नाम मतदाता सूची से भी कटा है और बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना के पत्र पे यह कार्रवाई हुई है। आकाश सक्सेना ने जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा था। विधायकी रद्द होने के बाद बीजेपी विधायक ने यह पत्र लिखा था और पत्र पर सुनवाई करते हुए यह नाम काटा गया है। तो आजम परिवार को लगातार एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं। पहले आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को 2008 के एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई। उसके बाद विधायकी रद्द की गई, सदस्यता उनकी गई और अब वोट देने का अधिकार भी छीन चुका है। तो बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने पत्र लिखा था और उस पत्र पर कार्रवाई की गई है। आकाश सक्सेना ने जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा था और विधायकी रद्द होने के बाद, अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द होने के बाद बीजेपी विधायक ने पत्र लिखा था और पत्र पर सुनवाई करते हुए मतदाता सूची से भी नाम काटा गया। तो अब्दुल्ला आजम को एक और झटका लगा है, जहां सदस्यता रद्द होने के बाद अब मतदाता सूची से भी नाम हटाया गया। खबर लखनऊ से है, जहां एमपी एमएलए कोर्ट ने 53 मामलों में सजा सुनाई है। कोर्ट ने 3 साल में 53 मामलों में सजा सुनाई और कई विधायकों की विधानसभा सदस्यता तक समाप्त हुई है। तो कई विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द की गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 53 मामलों में यह सजा सुनाई है और कोर्ट ने 3 साल में 53 मामलों में सजा सुनाई। तो कोर्ट ने 3 साल में 53 मामलों में सजा सुनाई है और एमपी एमएलए कोर्ट ने कई विधायकों की कोई सजा सुनाई और विधायकों की विधानसभा सदस्यता तक अब तक कई विधायकों की जा चुकी है। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने 53 मामलों में ये सजा सुनाई है। तो कई विधायकों की विधानसभा सदस्यता भी इस वजह से गई है, क्योंकि कुछ को 2 साल, कुछ को 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई। नीलेश हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, जरा विस्तार से बताएं, ये जो एमपी एमएलए कोर्ट ने अब तक कई मामलों में सजा सुनाई है, इसको लेके क्या जानकारी है, क्योंकि कोर्ट ने 53 मामलों में सजा सुनाई है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी का नतीजा रहा कि पिछले 3 सालों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग एमपी एमएलए कोर्ट की अगर हम बात करें, चाहे वो लखनऊ का एमपी एमएलए कोर्ट हो, वाराणसी का हो, प्रयागराज का हो या फिर गोरखपुर का हो या और जिन जनपदों में एमपी एमएलए कोर्ट संचालित होते हैं, उन तमाम जगहों का ये डाटा सामने आया, जहां पर 53 ऐसे माननीय लोग थे जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज थे। अभियोजन पक्ष ने मजबूती के साथ जब इसकी पैरवी की है तो 53 मामलों में इन लोगों को सजा सुनाई गई है। उसमें सबसे बड़ा जो मामला निकलकर सामने आया है, उसमें अब्दुल्ला आजम की जो विधायकी की सदस्यता थी उसको निरस्त कर दिया गया है। उसके अलावा तमाम ऐसे विधायक और सांसद हैं जिनके ऊपर आरोप तय हुए हैं और 2 साल से नीचे के आरोप हैं, उनको भी आरोप के चलते जेलों में बंद किया गया है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार का ये मजबूत स्तंभ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से प्रभावी पैरवी हुई, पैरवी का नतीजा रहा कि उत्तर प्रदेश के 53 ऐसे जो माननीय और बड़े बड़े पदों पर आसीन नेतागण थे, उनको जो है सजा सुनाने में जो एमपी एमएलए कोर्ट ने देरी नहीं की है। अब देखना होगा और भी जो तमाम एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमे संचालित हो रहे हैं, उन पर भी प्रभावी पैरवी की जा रही है और जल्द ही उनमें भी सुनवाई करके जो आरोपी हैं उनको सजा सुनाई जाएगी। बहुत शुक्रिया नीलेश जानकारी के लिए। तो कोर्ट ने 3 साल में 53 मामलों में सजा सुनाई है। और खबर बदायूं से है, जहां गंगा नदी में 5 छात्रों के डूबने से हड़कंप मच गया। सभी छात्र एमबीबीएस के बताए जा रहे हैं और छात्र गंगा नदी में जहां डूबे 3 छात्र जो हैं, यानी 3 छात्र लापता और लापता छात्रों की तलाश में गोताखोर जुटे हुए हैं। महाशिवरात्रि पर गंगा स्नान करने आए थे ये छात्र और बाहर निकाले गए छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
तो महाशिवरात्रि पर गंगा स्नान करने ये छात्र गए थे और बाहर निकाले गए छात्रों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। यानी 2 छात्रों को बाहर निकाला गया, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उझानी कोतवाली के कचला घाट का यह मामला। तो गंगा नदी में 5 छात्रों के डूबने से हड़कंप मच गया। ये सभी छात्र एमबीबीएस के बताए जा रहे हैं। तो 2 छात्रों को निकाला गया, जबकि 3 छात्र अब भी लापता है। तो महाशिवरात्रि पर गंगा स्नान करने आए थे ये छात्र। तो बाहर निकाले गए छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एमबीबीएस की ये पढ़ाई कर रहे थे। महाशिवरात्रि पे गंगा स्नान करने के लिए छात्र गए, जिसमें 5 छात्र डूबे थे, 2 को निकाल लिया गया, 3 अब भी लापता है, उनकी तलाश जारी है। पवन तोमर हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, गंगा स्नान करने आए 5 छात्र लापता हो गए, इस वक्त क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी, आपको बताते हैं एमबीबीएस के छात्र हैं मेडिकल कॉलेज के। आज महाशिवरात्रि का पर्व था, बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा था। लाखों की संख्या में कचला घाट पर श्रद्धालु स्नान करने आए थे। उसी बीच में ये जो है जहाँ स्नान होता है वहां से थोड़ा दूर हट के और स्नान करने के लिए गए थे, और ये 5 जो है छात्र है ये डूबे हैं। इसमें 2 को जो निकाल दिया गया है, 3 जो है अभी भी लापता है। प्रशासन अधिकारी सभी मौके पर पहुंचे हैं, एसडीएम भी पहुंचे, सीओ भी पहुंचे, सभी ने, और स्थानीय गोताखोर लगातार लगे हुए हैं। प्रशासन भी वहाँ के जो है प्रिंसिपल है धर्मेंद्र कुमार जी मेडिकल कॉलेज के, वो भी आ गए थे। उनका कहना है हम की तलाश लगातार जारी है और बहुत ही जल्दी जो है इन्हें ढूंढेंगे। जी शुक्रिया पवन जानकारी के लिए। तो 5 छात्र डूबे थे, 2 को निकाल लिया गया, लेकिन 3 अब भी लापता है, उनकी तलाश जारी है। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बात की। इस दौरान संजय सिंह ने कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद व उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने बुलडोजर आहुति यज्ञ किया है, क्या है ये यज्ञ करने का मकसद, और कानपुर की जो घटना हुई है वहाँ आप भी पीड़ित परिवार से मिलने गए? देखिए, बुलडोजर जो है वो बाबा जी के राज में मौत का बुलडोजर बन गया है, आतंक, अत्याचार और अन्याय का प्रतीक बन गया है। और इसलिए आज हम लोगों ने महाशिवरात्रि के दिन ये बुलडोजर आहुति यज्ञ किया कि अब इस बुलडोजर पे रोक लगनी चाहिए। शिव जी का मंदिर गिरा दिया गया कानपुर देहात में, उस दीक्षित परिवार की माँ और बेटी को जिंदा जला दिया गया, क्योंकि शिवम दीक्षित जो उनका बेटा है उसने बताया कि प्रशासन के लोगों ने झोपड़ी में आग लगाई। तो ऐसी घटना की उम्मीद तो आप सिर्फ तालिबान में कर सकते हैं, हिंदुस्तान में, यूपी में, कानपुर देहात में तो नहीं कर सकते। तो इसलिए बाबा जी को मैं कहना चाहूँगा कि बाबा बुलडोजर बनना आप छोड़िए और अब इस बुलडोजर पे रोक लगाइए। ये गरीब की छाती पे जो आप बुलडोजर चला रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के आत्मा पर आप बुलडोजर चला रहे हैं, देश की आत्मा पे चला रहे हैं, इसको रोकिए। इतनी बड़ी घटना हुई और कानपुर देहात की डीएम नेहा जैन की बात करें तो घटना स्थल पे ही नहीं पहुंची, गांव के लोग गुहार लगाते रहे। पता चला 4 दिन बाद वो पहुंची हैं, और ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। प्रशासन अगर पहले से ही चाहता तो इस घटना को रोक सकता था, क्योंकि वो परिवार 14 जनवरी को जब मकान तोड़ा गया, मंदिर तोड़ा गया, तो गया था मिलने डीएम से, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई इसलिए नहीं हुई कि प्रशासन और खुद योगी सरकार चाहती है कि गरीब को उजाड़ा जाए, उनको बेघर किया जाए, उनको सड़क पे ला दिया जाए। एक आखिरी सवाल, एसआईटी गठित की गई है, आम आदमी पार्टी कैसे देखती है? एसआईटी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रशासन की जांच कैसे करेगा? चोर की क्या जांच करेगा? तो इसलिए प्रशासन के लोग ही इसमें शामिल हैं, प्रशासन ही इसकी जांच करेगा तो न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए हाईकोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। तो धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आम आदमी प्रभारी संजय सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कानपुर देहात की घटना जिस तरीके से सामने आई उसमें जिम्मेदारों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और सीबीआई जांच की मांग आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर करती है। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और फर्रुखाबाद में अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि युवक सड़क किनारे पैदल जा रहा था और इसी दौरान तेज रफ्तार अनियंत्रित अज्ञात वाहन युवक को टक्कर मार के वहां से जो चालक था वो फरार हो गया।
युवक को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया और घायल युवक फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के शीशम बाग कैंट का रहने वाला बताया जा रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां वजीफा हड़पने के लिए खोले गए 3000 फर्जी खाते और छात्रों की छात्रवृत्ति हड़पने के लिए इन खातों को खोला गया। अल्पसंख्यक SC ST गरीब छात्रों के ये रुपए हड़पे गए हैं और फिनो पेमेंट बैंक के माध्यम से कई साल से ये खेल चल रहा था। बच्चों और बुजुर्गों के नाम पर भी खाते मिले हैं। छात्रों की छात्रवृत्ति हड़पने के लिए ये खाते खोले गए थे। ईडी की 6 शहरों के 32 ठिकानों पर छापेमारी में इस बात का खुलासा हुआ है। आरोपियों के ठिकाने से करीब 37 लाख रुपए बरामद किए गए। 956 अमेरिकी डॉलर और संपत्ति के भी जो कागजात हैं, जो दस्तावेज हैं, वो बरामद किए गए। बच्चों और बुजुर्गों के नाम पर यहां खाते मिले और छात्रों की छात्रवृत्ति हड़पने के लिए खाते खोले गए थे। तो अब आरोपियों के ठिकानों से करीब 37 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। तो कई अमेरिकी डॉलर भी यहां से मिले, कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। 3000 फर्जी खाते खोले गए थे, ऐसा खुलासा हुआ है। और जो छात्र हैं जिनकी छात्रवृत्ति थी, उसे हड़पने के लिए ये खाते खोले गए। अल्पसंख्यक SC ST और गरीब छात्रों के जो रुपए थे वो हड़पे गए। फिनो पेमेंट बैंक के माध्यम से कई साल से ये खेल चल रहा था। तो बच्चों और बुजुर्गों के नाम पर भी कई फर्जी खाते मिले और छात्रों की छात्रवृत्ति हड़पने के लिए ये फर्जी खाते खोले गए थे। ईडी की 6 शहरों के 22 ठिकानों पर हुई छापेमारी में इस बात का खुलासा हुआ। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, छात्रों की छात्रवृत्ति हड़पने के लिए कई फर्जी खाते खोले गए थे, क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी हुई? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप स्कैम को लेकर लगातार जो है, चाहे वो ईडी हो या IT हो, लगातार छापेमारी कर रही है। छात्रों के 3,000 से ज्यादा फर्जी अकाउंट खुलवाए गए थे। उन्हीं अकाउंटों के जरिए जो है स्कॉलरशिप को हड़पने का काम चल रहा था। चाहे अल्पसंख्यक विभाग के छात्र हो, SC ST हो, गरीब हो, दिव्यांगजन हो, तमाम जो छात्र हैं के जो स्कॉलरशिप को हड़पने का काम चल रहा था। फिलहाल अगर हम बात करें तो फीनो पेमेंट बैंक के माध्यम से कई सालों से ये खेल चल रहा था। बच्चों और बुजुर्गों के नाम पर खाते पाए गए हैं। उसके अलावा छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी की बृहस्पतिवार को 6 शहरों में 22 ठिकानों पर छापेमारी के बाद यह पूरा खुलासा हुआ है। कहीं ना कहीं आरोपी के ठिकाने से करीब 35 लाख रुपए नगद हुआ, 996 अमेरिकी डॉलर और संपत्तियां बरामद हुई हैं। कहीं ना कहीं अब पूरी जो लोग जहां से दस्तावेज बरामद हुए हैं उनको हिरासत में लिया जाएगा। हिरासत में लेकर जो है इनसे पूछताछ की जाएगी। तो स्कॉलरशिप स्कैम को लेकर एक बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने 2012 से 17 के बीच में उत्तराखंड में देखा कि बड़े पैमाने पर स्कॉलरशिप स्कैम किया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी चाहे वो अल्पसंख्यक के छात्र हो, SC ST OBC वर्ग के छात्र हो, दिव्यांगजन हो, उन छात्रों के नाम पर, बुजुर्गों और बच्चों के नाम पर स्कॉलरशिप के नाम पर अकाउंट खुलाए गए। तो उन्हीं के अकाउंटों से पैसे का गोलमोल किया जा रहा था। फिलहाल ईडी ने एक बड़ा खुलासा किया है और जल्द ही बड़ी कार्रवाई का दौर उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जो शैक्षणिक संस्थान है उनके ऊपर देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया नीलेश जानकारी के लिए। तो यहाँ पे बच्चे और बुजुर्गों के भी कई खाते मिले हैं, फर्जी खाते खोले गए थे छात्रों की छात्रवृत्ति हड़पने के लिए। और पीलीभीत में 10वीं के एक छात्र को पीटा गया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और तमंचे की नोक पे दबंगों पर मारपीट का आरोप लगा है और पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की है। शिवाजी इंटर कॉलेज का ये पीड़ित छात्र है और गणित का पेपर देकर पीड़ित घर जा रहा था। बीसलपुर कोतवाली के जोगी ठेर का यह मामला है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां एक युवक को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जमीन पे गिरा के उस पे लात घूंसे बरसाए जा रहे हैं। देखिए ये शख्स जो है कैसे उस छात्र को घेर रखा है और उसे जमीन पे गिरा गिरा के पीटा जा रहा है। लात घूंसे और थप्पड़ों की बरसात इस छात्र पे की जा रही है।
बिजनौर में चलती बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। पेट्रोल पंप से कुछ ही दूरी पर यह हादसा हुआ और आग लगने से बाइक जलकर पूरी तरह खाक हो गई। यह तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि कैसे चंद मिनटों में ही ये पूरी मोटरसाइकिल जो थी वो आग की आगोश में आ गई और पूरी तरह से जल के खाक हो गई। और पीलीभीत से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए और महिला ने बेटी को जन्म दिया। परिवार वालों ने बताया कि महिला की मौत होने के बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया था। मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा पुलिस ने। यह मामला पीलीभीत के बरखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। सब कुछ नहीं हुआ, वो हाथ जोड़ती रही, मैं बच्चों को नहीं लेगा, दर्द है, इंजेक्शन लगा दिए, दवाइयाँ लगाते रहे और उसमें कुछ रहता नहीं गया। अब मेरा तो करके लेके दिया, रेफर कर दिया। मेरा तो हो गई तो लदवा रहा है एम्बुलेंस, मेरे तब हो गई तो एम्बुलेंस लदवाया, पीली पड़ गई तो मैंने देखा कुछ नहीं रह गया तो मैंने संभल में अनियंत्रित बाइक कावड़ियों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई जबकि एक घायल हुआ। बता दें कि गढ़मुक्तेश्वर से जल लेके वापस लौट रहे थे बाइक सवार युवक। परिजनों को ये सूचना दी गई। मामला थाना नखासा क्षेत्र के चंदावली का है। और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 12 चीते छोड़े गए हैं। 9वां चीता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छोड़ा। अब तक कूनो नेशनल पार्क में कुल 20 चीते छोड़े गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को अब 8 चीते इसी पार्क में छोड़े थे और सितंबर में नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था। 12 चीते और आ चुके हैं और ये संख्या जो यहां पे चीतों की है वो बढ़ रही है। तो कुल 20 चीते यहां पे अब तक आ चुके हैं। 8 चीते प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे यहां पे पहुंचे थे, उन्हें छोड़ा गया था और अब 12 और चीते यहां आए हैं। कुल संख्या चीतों की अब 20 हो चुकी है। और पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, 8 चीते प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे इस पार्क में छोड़े गए थे, 12 और आए अब तक, यानी 20 चीते जो हैं वो कूनो पार्क में छोड़े जा चुके हैं। देखिए, अगर हम बात करें जिस तरीके से कूनो नेशनल पार्क की बात करें, लगातार चीतों का जो कुनबा है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही है और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आए हैं, यानी कि कुल अगर हम बात करें तो 20 चीते हो गए, जिसमें से 10 नर और 10 मादा जो चीते हैं वो हो चुके हैं। और अगर हम बात करें तो आज 12 चीते करीब लाए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें या केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव की बात करें या केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह मौजूदगी में इन चीतों को बाड़े में रिलीज किया गया और जैसे ही इन चीतों को बाड़े में रिलीज किया गया, ये तेजी से भागने लगे और जिस तरीके से इनकी व्यवस्थाएं की गई हैं वो पर्याप्त मात्रा में इनके खाने के लिए अगर हम बात करें तो व्यवस्थाएं की गई है। जिस तरीके से पिछली बार भी जब कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ा गया था, प्रधानमंत्री ने खुद उन चीतों को छोड़ा था, तो उसी तरीके से इस बार भी काफी एहतियात बरते गए थे, क्योंकि पिछले साल की अगर हम बात करें तो सितंबर महीने में करीब 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे और इसमें 5 मादा और 3 नर चीते थे। तो निश्चित रूप से लगातार भारत की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से चीतों की संख्या घट रही थी, ऐसे में अलग अलग देशों से चर्चाएं चल रही थी और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते फिलहाल आज लाए गए हैं और विशेष विमान से इनको लाया गया है। ग्वालियर एयरबेस पहुंचा, उसके बाद सेना के 4 हेलीकॉप्टरों के जरिए कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को पहुंचाया गया और इन चीतों को रिलीज करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा कि इससे कूनो में पर्यटकों की सुविधा के लिए तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको विकसित किया जा रहा है। यहाँ पे लोगों को रहने के लिए भी तमाम
व्यवस्थाएं जुटाई जा रही है कि जो लोग भी यहाँ पे आना चाहते हैं उनको भी दिक्कतों का उन्हें भी सामना न करना पड़े। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो क्वारंटीन बाड़े में 12 चीतों को रखने के लिए करीब 10 क्वारंटीन बाड़े तैयार किए गए हैं, जिनमें 8 नए और 2 पुराने हैं। तो निश्चित रूप से कई व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि क्वारंटीन बाड़े की अगर हम बात करें उसमें छाया के लिए सेट बनाए गए हैं, चीतों के पानी पीने की व्यवस्थाएं की गई है। और अगर हम बात करें तो आज हेलीकॉप्टर उतारने के बाद इन 12 चीतों को भी क्वारंटीन बाड़े में लाया गया। तो निश्चित रूप से अलग अलग व्यवस्थाएं हैं उन चीजों के लिए की गई है। और आज प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद दिया है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान ने। बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। तो पीएम मोदी ने 17 सितंबर को 8 चीते कूनो पार्क में छोड़े थे और अब 12 चीते और यहाँ पहुँचे हैं। कुल 20 चीते यहाँ तक आ चुके हैं और इसमें कोशिश ये है सरकार की कि जो भारत में विलुप्त होने की कगार पर चीते पहुँच चुके हैं उनकी संख्या एक बार फिर से बढ़ाई जा सके। तो अब तक 20 चीते यहाँ पे पहुँच चुके हैं और इनकी संख्या में अब इजाफा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर 8 चीतों को कूनो पार्क में छोड़ा था और अब 12 चीते कूनो नेशनल पार्क में और छोड़े गए हैं। कुल संख्या चीतों की यहाँ पे 20 हो चुकी है। खबर गाजियाबाद से है, जहां बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर पे फायरिंग कर दी और डीलर को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद में बदमाश बेखौफ है, इन्हें ना पुलिस का, ना प्रशासन का, ना कानून का और दिन दहाड़े गोलीबारी की जा रही है, फायरिंग की जा रही है। तो इस तरह की वारदातें यहां पे आम होने लगी हैं, कहीं हत्या, कहीं लूट, कहीं डकैती। हालांकि पिछले कई दिनों में कई एनकाउंटर भी हुए जिसमें कई बदमाशों को ढेर किया गया, कईयों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, कईयों ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया। बावजूद इसके आपराधिक वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक प्रॉपर्टी डीलर को यहां गोली मारी गई, जिन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अब जांच कर रही है, तलाश कर रही है हमलावरों की और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किसने और क्यों इस प्रॉपर्टी डीलर पे हमला किया। तो गाजियाबाद में इस तरह की वारदातें आए दिन होने लगी हैं, बढ़ने लगी हैं। एक तरफ पुलिस दावा कर रही है अपराध पे लगाम लगाने का, दूसरी तरफ इस तरह की वारदातों को अंजाम देकर अपराधी खुली चुनौती कानून व्यवस्था को दे रहे हैं, प्रशासन को दे रहे हैं, पुलिस को दे रहे हैं। और बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर पे फायरिंग कर दी और डीलर को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, बदमाशों की तलाश कर रही है। और गाजीपुर में सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने बयान दिया कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि 4 बार सपा की सरकार रही, 4 बार उन्होंने व्यापार किया। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी को गुंडाराज की संज्ञा मिली, यह भी उन्होंने कहा। और सपा ने दुनिया को धोखा दिया, हमें भी धोखा दिया। समाजवादी पार्टी अति पिछड़ों की दुश्मन है, हम हक की बात करें तो बुरे हैं। समाजवादी पार्टी को इन लोगों ने सिर्फ एक जाति की पार्टी बना दिया है। कानपुर कांड पे बोले कि सरकार की नीति है भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करना, कुछ अफसर वाहवाही लूटने के लिए मनमानी कर रहे हैं। और 4 बार व्यापार किए और पूरा प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लोग गुंडा राज की संज्ञा देते हैं और आज भी वो मोहर हटी नहीं है और उनके साथ हम रहे हैं। कौन सा व्यापार किए, दुनिया को धोखा दिए हैं, हमको भी धोखा दिए हैं। ये अति पिछड़ों के दुश्मन लोग हैं। हक की बात करिए तो बुरा है। प्रमोशन में आरक्षण खत्म किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने। उसमें कौन सा बिजनेस राजभर का है? 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 27% जो पिछड़ों को आरक्षण लागू है, 12 जातियां उसका लाभ ले रही हैं, बांट करके सभी जातियों को उसका लाभ दिया जाए। ये नहीं दिखाई दिया। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया, उसमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। ये बात नहीं समझ में आई। जब पुलिस की भर्ती हो रही थी तो पुलिस लाइन तोड़ी जा रही थी, क्यों? कौन बिजनेस कर रहा था? बनारस की पुलिस लाइन रात को तोड़ दी गई। इटावा से समाजवादी पार्टी के लोग ला करके भर्ती कर दिए, बनारस मंडल के लोग नहीं हुए।
तब पुलिस लाइन तोड़ दी, चार दीवारी तोड़ दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।